बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर हुसैन सुमरा। आप सुमराज टॉक देख रहे हैं। आज हम बड़ा एक्सेप्शनल बात करेंगे। हमारे साथ एक सिंध से आए हुए मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सिंध की सियासत पर, मुल्क की सियासत पर, वहाँ की गवर्नेंस पर। मेरी मुराद है अमदाद सुमरो साहब। वेलकम टू द शो। मेहरबानी सुमरो साहब। सुमरो साहब, आज हमें मौका मिला आपसे बात करने का। हम बात करना चाहेंगे सिंध की गवर्नेंस के हवाले से। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि सिंध में मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, उस पे आप बताइएगा कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है वहाँ पे। मेहरबानी सुमरो साहब। देखें, जो सियासी सूरत हाल है सिंध में, बड़ी बेचैनी का आलम है। एक तो वहाँ पर एक ही पार्टी का राज है, राज से भी आगे बादशाहत, बल्कि बादशाहत से भी आगे शहनशाहियत है। ठीक। लेकिन अवामी सतह पर बड़ी ज़बरदस्त एक बेचैनी है। ठीक। एक पीपल्स पार्टी के बैड गवर्नेंस की वजह से। ठीक। एक बैड गवर्नेंस होती है किसी हम्म। भी जगह पे, किसी भी सूबे में या किसी भी मुल्क में, और पीपल्स पार्टी के होते हुए वहाँ पर नो गवर्नेंस है। ठीक है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक। एक शहनशाहियत है, एक ठीक। ही फैमिली की हुकूमत है। ठीक। और सियासी सूरत हाल, जैसे मैंने बताया कि अवामी सतह पे बड़ी बेचैनी है। पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी सियासी कुव्वतें हैं, हम्म। बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें नवाज़ लीग है, पीटीआई है, या जो दूसरी बड़ी सियासी जमायतें हैं, जेयूआईएफ है, ठीक। वो संजीदा ही नहीं है। वो सिंध को तो बिल्कुल उन्होंने दरगुजर किया हुआ है, या उन्होंने लीज़ पे यानी पीपल्स पार्टी को दिया आइसोलेट हुआ है। कर दिया हुआ है अपने आप को वहाँ से इन्होंने। बिल्कुल, मतलब वहाँ पर वो संजीदा ही नहीं है। ठीक। तो जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी इस वक़्त सियासी अददी हिसाब से या पार्लियामेंट के हिसाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ठीक। नवाज़ लीग है। ठीक। उसका वहाँ पर सियासी वजूद ना होने के बराबर है, हम्म। संजीदा ही नहीं है। अपनी तंज़ीमकारी पे उन्होंने कभी तवज्जो ही नहीं दी है। ठीक। और इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी उठाती है। अच्छा। नवाज़ लीग को ज़रूरत पड़ती है, तहरीक इंसाफ को ज़रूरत पड़ती है इलेक्शन के दिनों में। अच्छा। वो सारे एनटीपीपी एलिमेंट को इकट्ठा करती है, इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करती है, ठीक। और वो हमें नवाज़ लीग सिंध के कौमपरस्तों के साथ भी बैठती हुई नज़र आती है। ठीक। लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आते हैं, फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत बनाते हैं या पंजाब में गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक। उनका रवैया ही तब्दील हो जाता है। अच्छा। वो बिल्कुल एक पंजाब की इंतहा पसंद पार्टी में उनका शुमार होने लगता है। ठीक। वो ऐसी बातें करते हैं कि जैसे खुद सिंध खुदा न खास्ता उनका कोई दुश्मन इलाका है ठीक। या कोई दुश्मन देश है। जिस तरह आजकल मरियम बीबी साहिबा बीच में तो बड़ी बातें करती थी कि पंजाब की तरफ किसी को आँख उठाने की ताकत नहीं है। इस तरह की बातें किसी कौमी सतह के लीडर को ज़ेब नहीं देती। ठीक। नवाज़ लीग को इस तरह ही संजीदा होना पड़ेगा, मरियम साहिबा को इस तरह ही संजीदा होना पड़ेगा, नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ को, जिस तरह आज बिलावल भुट्टो, ज़रदारी संजीदा होकर पंजाब में पॉलिटिकल सरगर्मियाँ कर रहे हैं। ठीक। वो सिंध को अपना हिस्सा समझें, अपना इलाका समझें, ठीक। सिंध को मुखालिफ या दुश्मन की नज़र से ना नहीं, देखें। आप ये बताएँ मुझे। देखिए, बिलावल ने तो ऑफ़र किया कि मरियम साहबा उधर आके इलेक्शन लड़े। मरियम ने भी ऑफ़र कर दिया कि बिलावल जो है वो इधर सियासत करे, हम सपोर्ट करेंगे। ये तो घर की बात नहीं है। दूसरी बात ये बताएँ सुमरो साहब, आप जो क्लेम कर रहे हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी की शहनशाहियत या बादशाहत जो भी है, कौन-कौन कंट्रीब्यूटर कौन है? उनमें मेन फिगर कौन से हैं और क्या-क्या काम करते हैं वो? मेन तो कंट्रीब्यूटर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं। ठीक। अब तो उनको ताहयात आपकी मेहरबानी से, पंजाब की मेहरबानी से मैं तो कहूँगा, नहीं, ये ताहयात उनको। पंजाब पे इल्ज़ाम ना लगाएँ, ये तो सारों की मेहरबानी है। पंजाब से मेरी मुराद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक। जो 90% पंजाब पे ही मुश्तमिल है ना। ठीक। 10% शायद हम जैसे कोई छोटे-मोटे जो हैं, दूसरे-तीसरे दर्जे के जो ठीक। शहरी हैं, सिंधी, बलोच, पख्तून भी होंगे। ठीक। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं पाकिस्तान की, हुँ। वो नहीं, पंजाब 90%। की आबादी बड़ी है तो फिर कंट्रीब्यूशन तो उसी हिसाब से आनी है ना, जॉब्स में भी आनी है, लोगों ने एलिवेट भी नहीं, उसी मैं हिसाब से होना। एतराज़ नहीं कर रहा, मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ अच्छा, कि अच्छा। अगर मैं कहता हूँ कि आपकी मेहरबानी से तो 90% जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पंजाब पे है, ठीक। पंजाबियों पे मुश्तमिल है। ठीक है, ज़रदारी के बाद और कौन है वहाँ पे मेन आसिफ अली एक्टर? ज़रदारी साहब और पूरी फैमिली। अच्छा, वो मना उन कौन-कौन है? उनकी जो बहन है मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा, ठीक। वो प्रैक्टिकली सिंध की डी फैक्टो वज़ीर आला है। सही। सारा कंट्रोल उनका है। ठीक। उसके बाद अली हसन ज़रदारी साहब, ठीक। घर के ख़ास मुलाज़िम कह लें, नौकर कह लें, ठीक। या उनके ख़ास बंदे कह लें। ठीक। 3 वज़ारतें उनके पास हैं। ठीक। अगर महकमा इरिगेशन, ठीक। आबपाशी ठीक। और वैक्स एंड सर्विसेज़, और महकमा जेल खाना जात। ठीक। ये जो 2 डिपार्टमेंट है, इरिगेशन और वैक्स एंड सर्विसेज़, ये सिंध के जो डेवलपमेंट बजट है उसका 80% से ज़्यादा वो लेते इनका हैं। ही होता है, ठीक है। वो अली हसन ज़रदारी साहब नाख़वानदा है, ठीक। इल्लिटरेट हैं। ओह! उन्होंने इंटर 2024 में की है।
अच्छा, तो ज़बरदस्त। इनके पास 3 वज़ारतें हैं क्योंकि वो ज़रदारी है, उनका वाहिद मेरिट ये है। हुँ। वो नवाब शाह से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ठट्टा से जितवाया गया है। ठीक। ठट्टा की पूरी पॉलिटिकल क़यादत को उन्होंने बिल्कुल दीवार से लगा दिया है। नहीं, लेकिन सुमरो साहब, सियासतदान होने के लिए पढ़ा-लिखा होना तो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनका वाहिद मेरिट उनका सरदारी होना है। अच्छा। उसके बाद दूसरा जो सबसे अहम तरीन डिपार्टमेंट है, वो है महकमा दाखिला। ठीक, वहाँ पर उनका एक और रिश्तेदार है, ठीक, वज़ीर दाखिला सिंध जनाब ज़ियाउल नज्जार साहब। ठीक, वो भी ज़रदारी साहब का रिश्तेदार है, ज़रदारी साहब की जो कज़न है, ठीक, उनके घर में है। ठीक, अच्छा, सबसे अहम डिपार्टमेंट महकमा सेहत, वो दूसरी बहन के पास है, ठीक, अज़रा साहिबा के ठीक। पास है। तो इस तरह ये जो अहम वज़ारत है, वो एक ही फैमिली में है हुँ, हुँ। और वहाँ का समझ लें कि सिंध का चीफ़ सेक्रेटरी, सिंध का सीएम वो 3-4 हैं। ठीक। असद ज़रदारी साहब खुद सीएम सिंध के सीएम हैं, सिंध के चीफ़ सेक्रेटरी भी वो खुद हैं। अच्छा, उनके बगैर वहाँ का पत्ता नहीं हिलता। अच्छा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सही। मुझे वो बड़ा तलफ़्फ़ुज़ में अजीब लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहा जाए। जी, ज़ाहिर है उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। तो हम भी उसी नाम से उनको पुकारते हैं। ठीक, वो भी सिंध के सीएम भी हैं, ठीक, सिंध के कर्ता-धर्ता हैं। ठीक। अच्छा, एक नॉन पॉलिटिकल शख्सियत है, उनका नाम है अब्दुल गनी मजीद, एजी मजीद या अच्छा, अनवर मजीद, ओमनी ग्रुप वाले। ठीक, वो मुबैना तौर पे ज़रदारी साहब के बिज़नेस पार्टनर हैं। ठीक। एजी मजीद सुपर सीएम है, अच्छा। माने उनकी जो हैसियत है वहाँ पर, सिंध के जो डी-जोर सीएम हैं सैयद मुराद अली शाह साहब, हुँ, वो तो हुँ। खुद कहते हैं कि मैं 10 से 20% का सीएम हूँ। ठीक। उनसे भी ऊपर हैं, सारे फैसले वो करते हैं। इवन एसएसपी कौन होगा और कराची में ये जो एसएचओ लेवल की पोस्टिंग है भी एजी मजीद साहब करते हैं। नहीं तो शर्जील मेमन साहब क्या हैं, सईद गनी साहब वो भी तो बड़े एक्टिव तो नज़र आते हैं, मीडिया पे तो नज़र आ रहे हाँ, हैं। शर्जील मेमन साहब भी उम्मीदवार हैं सीएमशिप के और वो सीनियर मिनिस्टर हैं, हुँ, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अहम खाता है, ठीक, काफ़ी सालों से उनके पास हैं। ठीक, तो उनका शुमार भी अहम मिनिस्टर्स में होता है, ठीक। लेकिन वो सेकंड टियर है। अच्छा। फर्स्ट टियर पे सिर्फ़ ज़रदारी है, ज़रदारी फैमिली है। अच्छा, आपने बात की अभी पॉलिटिकल सेटअप की कि एक ही घर में सारी रेवड़ियाँ जो हैं वो बाँटी हुई हैं उन्होंने। अब आते हैं गवर्नेंस की तरफ। देखिए गवर्नेंस में जब भी तकाबली जायज़ा होता है तो पंजाब क्लेम करता है हमारी गवर्नेंस मॉडल बेहतर है, हम डिलीवर करते हैं, सड़कें बनाते हैं, बाकी चीज़ें हम नए इनिशिएटिव लेकर आते हैं। सिंध कहता है जी हम भी बड़ा काम कर रहे हैं, हमने भी पिंक बस ले आए हैं, हमने पानी का मसला हल कर दिया, हम भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, सेहत के प्रोजेक्ट हैं, ये हैं, वो हैं। तो सिंध की गवर्नेंस को आप कैसे देखते हैं और गवर्नेंस से अवाम मुतमिन है कि नहीं है? मैं अगर सिंध को पंजाब से कंपेयर करूँ, तो मैं एक सबसे पहले मैं सिंधी हूँ, पाकिस्तानी हूँ, लेकिन एक सिंधी होने के नाते मैं ये कहूँगा, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है ठीक। कि पंजाब हमसे 100 साल आगे है। अच्छा। मैं जब ओबावड़ो की सरहद क्रॉस करके रहीम यार खान माचीगोट में दाखिल होता हूँ, हुँ, हुँ। तो मुझे वाज़ेह फ़र्क लगता है। ठीक, मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी बदहाल मुआशरे से एक तरक्की में बहुत पीछे इलाके से एक तरक्की याफ़्ता इलाके में आया हूँ। ठीक, मुझे हर 10 किलोमीटर के बाद कोई न कोई फैक्ट्री, कोई न कोई इंडस्ट्रियल एरिया मिलता है। ठीक, रोड नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक, अस्पतालों का नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक, पुलिस इफ़ेक्टिव है, सेहत का निज़ाम बेहतर है, अमन-अमान बेहतर है, पानी की फ़राहमी और निकासी आब का सिस्टम बेहतर है। ठीक, मैं लाहौर में अपने आप को फ़ियरलेस महसूस करता हूँ ठीक, और महसूस करता हूँ कि मैं किसी ऐसी धरती पे आ गया हूँ कि जहाँ पर अमन-अमान है, रूल ऑफ़ लॉ है। ठीक। लेकिन जब मैं पंजाब की सरहद क्रॉस करके ओबावड़ो से सिंध में दाखिल होता हूँ, हुँ, तो मुझे वहाँ के पुलिस के अफ़सरान कहते हैं कि कोई ऐसा इस तरह आप आइएगा कि आप मग़रिब से पहले-पहले सिंध को क्रॉस कर लें, कम से ठीक, कम सक्खर डिवीज़न को क्रॉस कर लें। ठीक, सिंध के जो 4 अज़ला हैं जिसमें सक्खर है, शिकारपुर है, कंदकोट कशमोर है, घोटकी है, वहाँ तो मुकम्मल तौर पे लॉ लेसनेस है। ठीक, मेरे एक दोस्त हैं, वो जुडिशरी की एक बड़ी अच्छी पोज़ीशन पे हैं, वो हैदराबाद से निकल रहे थे, हुँ, तो उन्होंने कहा कि हमें ऑफ़िशियली जुडिशरी की तरफ से कहा गया है कि आपको कंदकोट कशमोर असर की नमाज़ से पहले-पहले पहुँचना है, क्योंकि उसके बाद अगर देर हो गई, तो हमारी ज़िम्मेदारी कोई नहीं है। तो ये सूरत-ए-हाल है सिंध के गवर्नर्स की। डेवलपमेंट की क्या सूरत-ए-हाल को कमीशन का क्या मामला है? फ्रंटमैन कितने काम करते हैं मुबैना तौर पर और उनको कौन बैक करता है? क्योंकि अरबों रुपया डेवलपमेंट पे लगता है, हर साल लगता है और वो बजट पास भी होता है। बिल्कुल 18th अमेंडमेंट के बाद सिंध को बहुत ज़्यादा पैसा मिला, ठीक, बहुत ज़्यादा बेतहाशा। ठीक, लेकिन मुझे ये लगता है कि सिंध के जो हुक्मरान हैं, वो उस पैसे से दुबई में कोई दूसरा शहर बना रहे हैं, कनाडा में कोई तीसरा शहर बना रहे हैं, ठीक। अमेरिका में बना रहे हैं, अपनी जायदादें बना रहे हैं, क्योंकि सिंध में तो कोई मुझे डेवलपमेंट नज़र ही तो नहीं सिंधी आती। वोट क्यों देते हैं फिर?
ये एक लंबी बहस है। नहीं, इसको समराइज़ करें ना थोड़ा भी, क्यों वोट देते हैं फिर? इसलिए कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो 2008 के बाद की जो पीपल्स पार्टी है, ठीक, वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं है। ठीक, ये ज़रदारी साहब की पीपल्स पार्टी है, जिसको सिंध में ज़रदारी लीग कहा जाता है, ठीक, जिसने हर मामले पे कंप्रोमाइज़ किया है। ठीक, उसका पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसका रोल है ठीक। इस मुल्क की सियासत में। हुँ, हुँ। उसके सामने कंप्रोमाइज़ेज़ किए हुए हैं और वो पीपल्स पार्टी जो है, इस मुल्क में इस वक़्त नवाज़ लीग से भी ज़्यादा चहीती है ठीक, एस्टेब्लिशमेंट की, ठीक, इसलिए वो सिंध पे नाफ़िज़ है। एस्टेब्लिशमेंट के बाद पाकिस्तान के जो दूसरे सियासी फ़ोर्सेज़ हैं, नवाज़ लीग हो गई, पीटीआई हो गई, उन सब ने सिंधियों के हाथ-पैर बाँध के सिंध को लीज़ पर ज़रदारी साहब को दिया हुआ है। ये आप बहुत वो बढ़िया क्लेम कर रहे हैं कि लीज़ पर दिया हुआ है। लीज़ का मतलब होता है उसको हक दे दिया है, जो मर्ज़ी करे। बिल्कुल प्रैक्टिकली ऐसा है ना, नवाज़ लीग ने कब संजीदा वहाँ पर सियासी मूवमेंट की है। तो ये तो फिर नवाज़ लीग की कमज़ोरी हुई ना, नाअहली हुई कि वो एक सूबे को इग्नोर कर रही है, जहाँ के जबकि वहाँ पर अवाम है, वहाँ पर सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक हब है कराची आपका, जहाँ से आपका इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का और रेवेन्यू जनरेट होता है। मैं तो ईमानदारी से आपको बात बताऊँ जी। कि नवाज़ लीग का सिंध में जो तारुफ़ है, हुँ, हुँ। वो पंजाबी नेशनलिस्ट पार्टी का है, वो अच्छा, कौमी कौमी पार्टी का पार्टी नहीं का है। नहीं है। देखें नवाज़ लीग या शहबाज़ शरीफ कराची से कहाँ खड़े होते हैं? जहाँ पर पंजाबी सेटलर है, जहाँ अच्छा। पर हज़ारेवाल रहता है, वो जहाँ पर सिंधी रहते हैं, जहाँ पर उर्दू स्पीकिंग रहते हैं, जहाँ पर बलोच रहते हैं, वहाँ पर इनका नुमाइंदा ही खड़ा नहीं नहीं, तो होता। आपने तो भई जो बता रहे हैं इसका मतलब तो ये है कि नवाज़ लीग के लीडरान ने एडमिट कर लिया है कि वो वहाँ की पार्टी नहीं है। वो ये समझते हैं, मेरी नाक़िस राय में वो ये समझते हैं कि हम सेंट्रल पंजाब से जीटी रोड से हमें इतनी सीट मिल जाती हैं, इतनी सीटें मिल जाती हैं, हमें क्या ज़रूरत है वहाँ पर मेहनत करने की। ठीक। देखें, वहाँ पर इनका जो सूबाई सदर है बशीर मेमन, हुँ, हुँ। वो इलेक्शन जीत गया था। अच्छा, ये मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ कि उन्होंने मखदूम साहब को हरा दिया था, ठीक, मटियारी से। ठीक, उनको इन्होंने पीपल्स पार्टी की मोहब्बत में या सियासी अरेंजमेंट के तहत बशीर मेमन को हक नहीं दिया कि वो एतराज़ात दाखिल करे। ठीक, हालाँकि इतने धांधली के सबूत थे, ठीक, 5-7 हज़ार का फ़र्क था ठीक। कि बशीर मेमन की जो शख्सियत है, पॉलिटिकल शख्सियत है वहाँ के लोगों के साथ, हालाँकि वो साबिक पुलिस अफ़सर है, ठीक, ऐसे लेकिन हैं। उनका अवामी ताल्लुक इतना ज़बरदस्त है ड्यूरिंग सर्विस या सर्विस के बाद कि वो जीत चुके थे। मैंने उनका हल्का एक्सटेंसिवली कवर किया था। ठीक, लेकिन जब आप अपने सूबाई सदर को ये हक नहीं देते कि वो अपने हलके की जो जीत है, उसको चैलेंज करे, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि वो कितने संजीदा हैं, या वो पीपल्स पार्टी के सामने कितने कंप्रोमाइज़ हैं, या जिस तरह मैंने कहा कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को सिर्फ़ लीज़ पे दिया हुआ है। ठीक। तो वहाँ की सूरत-ए-हाल ये है। अच्छा, मुझे बताएँ कि आप बशीर मेमन के अलावा कौन-सी सियासी शख्सियत है जिसको आप नून लीग के हवाले से जानते हैं मैं तो किसी सिंध को में? नहीं जानता। किसी को भी नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता हूँ 2-3 को वो छोड़ एक के। अरबाब साहब होते थे आपके सीएम। अरबाब रहीम साहब हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा है वहाँ के। अच्छा, जी, तो यानी तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सिंध में नून लीग जो है अपने लीडरान को खुद सरेंडर कर देती है। बिल्कुल उनको एक है वो जो दीवान साहब हैं, कोहिस्तानी साहब, हुँ, हुँ। उनको कोई छोटी-मोटी वज़ारत दी हुई है ठीक, और उनको भी कोई इदराक ही नहीं है। ठीक। खियलदास को होता है कोहिस्तानी साहब। वो ऐसे बोलते हैं कि जैसे वो सिंध का नहीं पंजाब का लीडर हो। ठट्टा पे उन पे अंडे बरसाए गए, टमाटर से उनका इस्तकबाल हुआ। ठीक। वो उसपे बड़े खुश होते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब इसको पसंद करते अच्छा हैं। सुमरो साहब ये बताएँ कि आजकल सिंध गवर्नर की तब्दीली की बड़ी खबर गरम है। तो आपके पास इस हवाले से क्या खबर है? कौन-कौन से कैंडिडेट्स हैं और क्या कोई डील के तहत होगी ये सारी मूवमेंट या बगैर डील के हो जाएगी? मौजूदा जो गवर्नर साहब हैं टिसोरी साहब, गवर्नर टिसोरी साहब, हुँ, हुँ। वो तो पता नहीं कौन-सी पार्टी के हैं। एमक्यूएम भी कहती है, एमक्यूएम का एक छोटा-सा ग्रुप है, ना होने के बराबर, ठीक। फारूक सत्तार। हुँ, हुँ। उनको कहीं पे भी पनाह नहीं है, वो सियासी ये यतीम हैं। माज़रत के साथ सिंध के लोग फैसल वाडा साहब वो भी पता नहीं किस पार्टी से हैं। आप मोहसिन नकवी साहब कोई पता नहीं किस पार्टी से हैं। तीनों का हमें पता है, आपको भी पता है और हमारे देखने वालों को भी पता है ठीक। कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। अच्छा, जिसको आप जो भी नाम दें, एस्टेब्लिशमेंट दें, जो भी ठीक, नाम दें, वो ठीक, उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक, तो गवर्नर साहब भी किसी की फ़रमाइश थी, ठीक। वो आ गए हुँ, और आ गए और उन्होंने कहा कि हम एमक्यूएम के हैं। ठीक। तो हमने भी कहा ठीक है भाई आप एमक्यूएम के हैं। हुँ। लेकिन हमारे जो एमक्यूएम के दोस्त हैं वो कहते हैं कि ये हमारे ऊपर थोपे गए हैं। अच्छा, इम्पोर्टेड है या इम्पोज़्ड हैं। ठीक। तो उनके हटाने की सीरियस बातें हो रही हैं। उसके बाद
वहाँ एक निहाल हाशमी साहब हैं, ठीक, कराची के कुछ छोटे-मोटे वकील भी हैं चौथे पाँचवें दर्जे के, ठीक, और कोई हल्का भी नहीं है उनके पास। ठीक। वो एक ही वजह से हुए थे मशहूर कि जजेस के खिलाफ उन्होंने कोई तकरीर की थी, जी जिसके हाँ, बाद वो जेल बिल्कुल। भी चले गए थे। ठीक, वो सुन रहे हैं कि वो भी उम्मीदवार हैं, ठीक। लेकिन जो मज़बूत नाम है वो बशीर मेमन साहब का है। अच्छा, बशीर मेमन सिंध मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, बड़ी वाइब्रेंट शख्सियत है, और सिंध के जितने भी पॉलिटिकल ख़ानदान हैं, उनके साथ उनके ज़ाती रवाबत है, और नून लीग के साथ वाबस्तगी की वजह से उनको बड़ी तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ा। नहीं आपका कहने का मकसद ये है कि पंजाब में गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा, सिंध में गवर्नर मुस्लिम लीग नवाज़ का होगा, ये तो फिर डील का हिस्सा हुआ। डील का हिस्सा कहें या पॉलिटिकल अरेंजमेंट कहें, कि अगर इस तरह होता है, हुँ, तो शायद वो जो मुस्लिम लीग नून का जो मुर्दा घोड़ा है, सियासत का मुर्दा घोड़ा, ठीक। उसमें शायद कुछ जान पड़ जाए। हुँ, क्योंकि अगर बशीर मेमन जैसा बंदा आता है, तो वो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम भी दे सकता है और नेगोशिएट भी कर सकता है। ठीक, ठीक। बशीर मेमन की जो मैं बताऊँ कि कुर्बानियाँ इस तरह है कि जब वो डीजीएफआई थे, तो इमरान खान साहब का या जनरल फैज़ हमीद साहब का प्रेशर था कि नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस बनाए जाएँ नाजायज़। ठीक, इन्होंने इनकार किया, जबरी रिटायर हो गए, तकलीफ़ में आ गए। आखिरी बात मैं बताऊँ कि उनके घर पे एक लेडी इंस्पेक्टर भेजी गई एफआईए की पंजाब से। अच्छा, जिस तरह आजकल इम्पोर्टेड पंजाब से अलीम खान टाइप, और ये जो दुनिया टीवी के मालिक वहाँ पर आकर भाषण देते हैं कि सिंध को 4 हिस्सों में, 3 हिस्सों में। इस तरह नए वो सूबे बनाने का नए सूबे प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है। प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है। तो इस तरह एक खातून वहाँ पर आई थी, जिन्होंने इनकी बेगम को जाकर हिरासा किया था। मना साबिक डीजी के घर पे एफआईए की इंस्पेक्टर, वो भी सिंध से नहीं, कराची पंजाब, से नहीं, पंजाब से आई थी। इनकी बेगम साहिबा को हिरासा किया, जिसके बाद उनकी बेगम साहिबा को हार्ट अटैक हुआ और वो पैरालाइज़ हो गई। ओके, और बड़ा उनको माली तौर पे भी बड़ा तहरीक इंसाफ के दौर में नुकसान पहुँचाया गया, उनकी हुँ, फैक्ट्रीज़ को बंद किया गया। मैं ये समझता हूँ कि अगर बशीर मेमन को ये गवर्नर बनाते हैं, तो सिंध में जो मुस्लिम लीगों की मुर्दा सियासत है, वो वो ज़िंदा हो ज़िंदा जाएगी। हो सकती है। अच्छा सुमरो साहब बात ये है कि पंजाब ने अप्रैल 2025 में एक जो हीनियस क्राइम है, संगीन जराइम के ख़ात्मे के लिए एक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है? उसके एक चट्टा साहब को सरबराह लगा दिया गया और फिर एक मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबलों का कल्चर प्रमोट हुआ। हमारे पास जो ज़राए ने ये बताया कि 1100 के करीब क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, माफियाज़ पुलिस मुकाबलों में पार हुए। अच्छा ये डकैती था, डकैती मर्डर था, रॉबरी थी, एक्सटॉर्शन थी, इसी तरह अगवा था, अगवा बराए तावान, ये जो हीनियस क्राइम है। उसके बाद फिर इन्होंने 72 घंटे के लिए इन्होंने मनशियात फ़रोशों के खिलाफ या मनशियात की सरपरस्ती करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू किया सीसीडी ने। वो 60 से के करीब मनशियात फ़रोश या माफियाज़ एलिमिनेट हो गए। अब हालत ये है कि यहाँ क्राइम जो है वो 80% गिर गया है। ये प्रैक्टिकली है। अगरचे वफ़ाकी हुकूमत इससे इस हिकमत अमली पर जो है ना ऑन बोर्ड नहीं है या सेम पेज पर नहीं है पंजाब हुकूमत के साथ। आपके उधर 90s में नसीरुल्लाह बाबर ने एक एमकेएम के जो माफियाज़ थे उनके खिलाफ इसी तरह का ऑपरेशन किया था और बाद में हालात बड़े ख़राब हुए थे। आप इसका किस तरह यानी कि कंपैरिज़न करते हैं? अच्छा, एक पंजाब के सीएम थे, वो भी साबिक सीएम थे, वो मारे गए थे। वो भी कोई शायद वाइन साहब, हुँ, गुलाम हैदर वाइन गुलाम साहब, हैदर वाइन साहब। वो भी इसलिए कत्ल हो गए थे। एक वो पॉलिटिकल मूवमेंट में जा रहे थे, या इलेक्शन के किसी प्रोसेस में, सही तौर पे मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक, वो भी उन लोगों के हाथों से मारे गए थे जिनके रिश्तेदार पुलिस मुकाबले में मारे गए थे। ठीक। वो डकैत थे, नहीं थे, हुँ, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने वाइन साहब को कत्ल कर दिया था, ठीक। दिन दहाड़े कत्ल किया था। हाँ, ऐसे ही। अच्छा, एज़ ए डेमोक्रेट, एज़ ए कानून के शागिर्द, एज़ ए सहाफ़ी, सही, मैं कभी भी किसी जाली पुलिस मुकाबले की हिमायत कर ही नहीं सकता। ठीक। इस मुल्क में आईन है, इस मुल्क में कानून है, अदालतें हैं। अदालतें हैं, या जी। तो अदालतों को ताला लगा जाए, प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए ना। प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेट हो, इंटेरोगेट हो, रिकवरी हो, चालान सबमिट हो, प्रोसिक्यूशन करवाई जाए आप। कतई तौर पे ये जो साहब हैं अभी सीसीडी के हेड, ये सिंध में भी रहे हैं, हुँ, हमारे काफ़ी जो सहाफ़ी हैं, उनके भाइयों जैसे दोस्त हैं। ठीक। ये भी आजकल एक बड़ा कल्चर है ना, सिंध में तो बहुत बड़ा है, पंजाब में भी अब हो गया है कि फ़लाँ पुलिस अफ़सर हमारा भाइयों जैसा दोस्त है, हुँ, सहाफ़ियों के। अच्छा, इसमें किसी भी पुलिस वाले को, सही। कितना भी वो ईमानदार क्यों ना हो, उसको
ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो पुलिस वाला भी हो, वो प्रोसिक्यूटर भी हो, वो जज भी हो, वो जल्लाद भी हो। ठीक। अगर बिल्कुल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। हाँ। आप स्पेशल कोर्ट्स बनाएँ, ठीक। स्पेशल कानून बनाएँ, ठीक। प्रोसिक्यूटर्स की तरबियत करें, कानून को फ़ॉलो करें। क्या ठीक। इस मुल्क में क्या इतनी अंधेर नगरी है कि आप पकड़ें? मुझे पंजाब की सीसीडी का बिल्कुल पता नहीं है, ये आपको ज़्यादा पता होगा। ठीक। ये असल में जो इसको बिदअत कहें या गलत रस्म कहें, ये ज़ुल्फ़िकार चीमा के दौर से शुरू हुई। हाँ, उधर उस वक़्त ज़ुल्फ़िकार भी होता है। चीमा इसके मौजद हैं। ठीक है। जो ज़ुल्फ़िकार चीमा के जो शागिर्द हैं, वहाँ पर इरफ़ान बलोच साहब, 2-3 एसएसपी हैं, ये जो तनवीर तुनियो साहब जहाँ पर डीआईजी हैं सीसीडी के, ये भी तो इसके चीमा साहब के शागिर्द हैं। तो वहाँ पर तो कुछ हल्के ऐसे कहते हैं कि चीमा साहब को अपनी औलाद नहीं थी, इसलिए वो दूसरों की औलाद उनको मारते हुए उनको रहम नहीं हुँ। आता था। हुँ। तो ये जो उनके शागिर्द हैं, पंजाब वालों का मुझे नहीं पता। वहाँ पर ये होता था कि वहाँ तो कारोबार था, मुल्ज़मान को मारने का खुद सिंध में। ही। वहाँ पर एक टर्म है, वहाँ पर फुल फ्राई और हाफ फ्राई। अच्छा। फुल फ्राई का मतलब ये है कि जो मुल्ज़िम पकड़ा जाए उसको मुकम्मल तौर पे कत्ल किया जाए जी, ऐसे। पुलिस के हाथों। इधर भी चल रही है ये टर्म। और हाफ फ्राई ये है कि उसको घुटने माज़ूर पे कर दिया जाए। माज़ूर किया जाए, घुटने पे गोली मारी जाए। वहाँ तो कारोबार था कि आप जो एसएसपी आता था टेरर क्रिएट करे, लोगों को मारें, पकड़ें, हाफ फ्राई करें, फुल फ्राई करें, मारें, फिर किसी भी बेगुनाह को पकड़ें और उससे आप घर भी लिखवा लें, उसकी जायदादें बिकवा दें। ये जो सीसीडी है ये क्यों इफ़ेक्टिव नहीं है कच्चे के डाकुओं के खिलाफ? हुँ। ये रहीम यार खान में क्यों इफ़ेक्टिव नहीं है? पंजाब के 19 ज़िला में कच्चे में क्यों इफ़ेक्टिव नहीं है? ठीक। ये सीसीडी इतनी कमज़ोर है कि वो जो 100 150 जो अनपढ़ हैं, जिनकी कोई तरबियत भी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई क्रिमिनल्स भी नहीं है, उनके सामने ये बेबस है। ठीक। यहाँ पे पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। ये बिल्कुल रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। हुँ, हुँ। इस तरह नहीं होना चाहिए। ये सीसीडी हो, कोई भी फ़ोर्स हो, इसके बड़े गलत नतायज निकलेंगे। आपने ठीक। नसरुल्लाह बाबर साहब का बात की, ठीक। उनके ऑपरेशन को सराहा जाता है, ठीक। लेकिन उन जो लोगों को मारा गया, वहाँ पर एक और था। वहाँ पर कराची में क्या होता है कि इससे नफ़रतें जन्म लेती हैं। कराची में जितने भी नसीरुल्लाह बाबर के अंडर में थे, वो सारे पंजाबी स्पीकिंग थे या हज़ारेवाल थे। ठीक। उसके बाद उनके जो एमक्यूएम वाले थे, एमक्यूएम की दहशतगर्दी की हिमायत कतई तौर पे नहीं की जा सकती। हुँ, हुँ। वो दहशतगर्द थे, राह के एजेंट थे, इसमें दो राय नहीं है। ठीक। वो भत्ताखोर थे। लेकिन उनको उनके लिए भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होनी चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक। बाद में क्या हुआ नसीरुल्लाह बाबर को अकेला फैसला नहीं है। ठीक। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, ठीक। एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था। ठीक। फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वो सारे मुहब्बे वतन कैसे हो गए? ठीक। वो सारे अंधे, काने, लूले, लंगड़े वो किस तरह मुहब्बे वतन हो गए? ठीक। वो किस तरह मिनिस्टर बन गए? हुँ। आपका 12 साल 13 साल जो सिंध का गवर्नर रहा इशरत उल इबाद, उसपे लातेदाद मर्डर्स के चार्जेस थे। ठीक। आपकी उन्होंने एक फैक्ट्री जला दी। वो जो उस और फैक्ट्री को गारमेंट्स फैक्ट्री जलाने में का। था, वो होम मिनिस्टर था। ठीक। उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी अमेरिका में बैठ के भाषण दे रहा है। ठीक। तो इस तरह के जो जुगाड़ वाले जो इक़दामात होते हैं, उसके बड़े भयानक और ख़राब नताइज निकलते हैं। आपने जैसे बताया कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसमें नापसंदीदगी का इज़हार किया है, तो वो सही फैसला है उनका। किसी को भी आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि किसी को भी पकड़े। आज उन्होंने 4 डाकू मारे, कल वो 8 बेगुनाह मार देंगे। इस तरह कतई तौर पे नहीं होना चाहिए। ये उसूली कानून और आइन को मद्देनज़र रखते हुए मैं बात करता हूँ। ये बात सिंध के लिए भी है, ये पंजाब के लिए है, क्योंकि पंजाब भी मेरा वतन है, सिंध भी मेरा वतन है, केपी भी मेरा वतन है, बलूचिस्तान भी मेरा वतन है। तो इस तरह की जो रुझान है, उसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने अमदाद सुमरो साहब से बड़े हक़ाइक़ के साथ बातें सुनी कि सिंध के हालात क्या हैं। वहाँ इनका ये कहना है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट ने सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी को लीज़ पर दिया हुआ है। दूसरा इनका ये कहना है कि सीसीडी जो है पंजाब में अगर अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये मुबैना जो पुलिस मुकाबले हैं, जिनको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहा जाता है, इनको कभी भी किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में सपोर्ट नहीं किया जा सकता। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।